हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी एलटी ग्रेड मेंस राइटिंग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके सामने एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड को डिस्कस करने वाले हैं। उनके राइटर्स के इंट्रोडक्शन पर भी बात करेंगे, कहाँ जन्म हुआ, उनकी जीवन में कौन सी मुख्य घटनाएं घटी, वो सब बात करेंगे। और जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, एलेजी पर। एलेजी है ये, कब पब्लिश हुई थी, आगे ईयर दिया हुआ है 1751 में। इसको इन्होंने लिखना कब शुरू किया था, 1742 में लिखना शुरू किया था। इनके एक दोस्त थे, किस वजह से लिखी गई ये भी आप ध्यान रखेंगे, आंसर लिखने में मदद मिलेगी आपको। इनके एक मित्र थे या दोस्त थे, रिचर्ड वेस्ट। इनकी डेथ हुई थी 1742 में। तब उन्होंने इसको लिखना शुरू किया था, लेकिन इसको कंप्लीट करते करते इनको 8 साल लग गए और ये 1750 में इसको कंप्लीट कर पाए। फिर 1 साल का वक्त लगा, फिर ये 1751 में पब्लिश हुई। ऐसी इलेजी शायद आपको इंग्लिश लिटरेचर में ही नहीं, और भी जितनी भी लैंग्वेजेस आपको पता है उनमें ऐसी इलेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी। पर्सनल फीलिंग्स भी इसमें, इमोशंस भी दिखाए गए हैं, और एक यूनिवर्सल ट्रुथ को भी दिखाया गया है जो रहती दुनिया तक, यानी डूम्स डे तक रहने वाली है। बहुत ज़बरदस्त जो इन्होंने इमेजिन किया है, और ट्रुथ इमेजिन किया है, ये बड़ी बात है। उनकी इमेजिनेशन जो है वो ट्रुथ को दिखाती है। अच्छा, थॉमस ग्रे की एक और ख़ास बात क्या है कि ये आपके ग्रेवयार्ड पोएट कहलाते हैं, उनके लीडर समझिए। और इसके अलावा इनको ट्रांजिशनल पोएट भी कहा जाता है, क्योंकि जैसा कि देखिए इनका जन्म है 1716 और इनकी जो डेथ है वो 1771 है। अगर आप ध्यान दीजिए तो 1716 का जो ईयर है वो ईयर आता है ऑगस्टन एज में, ठीक है। और ये जो 1771 है ये आपका रोमांटिक एज से ठीक थोड़ा सा पहले आता है, ठीक है। ये 1771 की जो एज है आपकी, ये न्यू क्लासिकल एज जो चल रही थी, न्यू क्लासिकल एज, ये उसके अंतिम दौर था। क्योंकि वो 71 है, इसमें आप वो 17 साल अगर और जोड़िए तो 98 हो जाएंगे। 17 जुड़ेगा, 27 जुड़ेगा, सॉरी, तो 98। 1798 से क्या शुरू हो गया था, रोमांटिक एज। इसलिए इनको ट्रांजिशनल पोएट भी कहा जाता है। और इस एलेजी को, ये दोनों एजेस का एक ब्लेंड कहलाती है ये। बहुत ज़बरदस्त लिखी है। अभी थोड़ा सा अपन इसको डिस्कस करेंगे। हमने दो स्टेंजाज उसके लिए हैं जो आपको पूरी उसकी थीम को भी बता देंगे, और जो उनकी फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं यूनिवर्सल, उनको भी बता देंगे। ये दो स्टेंजाज अभी उनको डिस्कस करेंगे अपन। अगर आप ग्रेवयार्ड पोएट की बात करेंगे तो ग्रेवयार्ड पोएट में आपके इनके अलावा गोल्ड स्मिथ आते हैं, और क्रिस्टोफर स्मार्ट भी आते हैं, और विलियम कूपर आते हैं। ये इनको लीडर आप मानिए ग्रेवयार्ड पोइट्री का, ठीक है। तो इनका जीवन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। अच्छे से मतलब है कि इनका जन्म हुआ आपका 1716 में, और 4-5 साल बाद ही इनकी माँ ने इनके पिता को छोड़ दिया था, बिकॉज ऑफ हिज ड्रिंकिंग एंड अब्यूजिव बिहेवियर। ड्रिंकिंग की वजह से, पीना, वो पी के आ गए, मार कूट शुरू कर दी, इस तरह से होता होगा। और मिसबिहेव, अब्यूजिंग बिहेवियर जो है वो उसकी वजह से। फिर इसके बाद जो भी इनका खर्च रहा वो इनकी माँ ने इनको पढ़ाने में, परवरिश करने में, वो पूरा योगदान इनकी माँ का है, ठीक है। अब जो इनका प्लेस ऑफ बर्थ है वो कॉर्न हिल, लंदन, इंग्लैंड है। और जो इनकी डेथ है वो भी इंग्लैंड में ही है, कैम्ब्रिज में, ठीक है। पोएट भी थे, हिस्टोरियन भी थे, कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं, तो इनको ध्यान रखिए, बड़े इम्पोर्टेंट। अच्छा, एक चीज़ और, आप अगर देखें कि इतना बड़ा नाम है तो आपको क्या लगता होगा इन्होंने यार बहुत कुछ लिखा होगा, लेकिन अपने लाइफ टाइम में सिर्फ 13 पोएम इन्होंने पब्लिश कराई थी, सिर्फ 13। और ये एक, अगर आप कहिए कि अगर इसके अलावा थॉमस ग्रे कुछ ना लिखते इस एलिजी के अलावा, तो आज उतना ही मकाम होता जो भी प्रेजेंट में है इनका, जितना इनको माना जाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, 1757 में इनको ऑफर किया गया था क्या, पोएट लॉरियटशिप, मना कर दिया था। जिगरा भी चाहिए उसके लिए, और सेक्रीफाइस करने की ताकत भी चाहिए।
ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था आपका थॉमस ग्रे का। अब हम आएंगे अपनी इलेजी पर, जो है रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। तो ये जो आपकी दो स्टेंजाज लिए गए हैं, इससे आपका जो है पूरा कॉन्सेप्ट इस एलेजी का, पूरी थीम जो है वो क्लियर हो जाएगी, और जो भी रह जाएगा तो अपन उसको और डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। लेट नॉट एम्बिशन मॉक डियर यूजफुल टॉयल। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले एक चीज़ ये समझिए कि इस एलेजी में जो थीम है और उसके जो सब्जेक्ट है वो कॉमन पीपल है, गांव के लोग हैं, विलेजर्स कह दीजिए। ठीक है, विलेजर्स हैं, गरीब लोग हैं, ऐसे लोग हैं कि जिनके अंदर क्षमता तो बहुत है, लेकिन उनको एक तो अवसर नहीं मिला अपनी क्षमताओं को दिखाने के लिए। उनको पर्याप्त मात्रा में किसी ने जो है कोशिश कोशिश करने के लिए भी नहीं कहा। ये इन्होंने डिस्कस किया है, और वो बल्कि ये कहते हैं कि बहुत सारे मिल्टन छिपे होंगे ये गांव के लोगों में। चलिए, तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि विलेजर्स और कॉमन मैन या कॉमन पीपल जो है वो इसकी थीम है, जो कि गांव के किसान हो सकते हैं, मजदूर हो सकते हैं, फैक्ट्री के मजदूर हो सकते हैं, सभी। और साथ में अमीर लोग भी हैं, एरिस्टोक्रेसी के लोग भी हैं। चलिए देखते हैं। लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टॉयल। एम्बिशन अमीर लोगों को चाहिए, एम्बिशन यहाँ पर आपका पर्सोनिफिकेशन है। लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टॉयल, महत्वाकांक्षी लोगों को चाहिए कि वो उपहास ना करें किसका, यूजफुल टॉयल, किन लोगों का, पुअर पीपल। पुअर पीपल के मेहनत की या उनके परिश्रम का मजाक ना उड़ाएं। डियर होमली जॉयज, और इन्हीं पुअर या गरीब लोगों के होमली जॉयज, सीधी सादी खुशियों को ना, सीधी सादी खुशियों का भी मजाक ना उड़ाएं। डेस्टिनी ऑब्सकर, और उनके विचित्र किस्मत या भाग्य पर भी ना हंसें। नॉर ग्रैंडियर हियर विथ डिसडेनफुल स्माइल, और ना ही ग्रैंडियर अमीर लोगों को ये शोभा देता है कि वो हियर सुने डिसडेनफुल स्माइल, एक घृणित मुस्कान से क्या सुने, द शॉर्ट सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, इन गरीबों के शॉर्ट छोटे से सिंपल और साधारण से एनल्स, इतिहास को। करें कि वैभवशाली लोगों को, अमीर लोगों को ये शोभा नहीं देती बात, और बल्कि उन्हें ये करना भी नहीं चाहिए कि वो गरीबों के छोटे और साधारण से इतिहास को सुनकर के हंसे, उसका मजाक उड़ाएं। क्यों, देखिए आगे। द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द पोम्प ऑफ पावर। बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, अपने उत्तराधिकार में पाई हुई चीज़ों का की शेखी मारना, लंबी लंबी छोड़ना, है ना, उस पर घमंड करना। द पोम्प ऑफ पावर, और पोम्प दिखावा करना ऑफ पावर, अपनी शक्ति का। ऑल दैट ब्यूटी, और वो सारी सुंदरता, दैट ऑल दैट वेल्थ, और वो सारी की सारी धन दौलत, इवर गेव, जो अभी तक मनुष्य को, मानव को दी गई है या उसको जो मिली है ना, उसको चाहिए कि उसका दिखावा ना करे, उस पर घमंड ना करे। क्यों, अवेट्स लाइक द इनएविटेबल आवर, क्योंकि इन सभी का इंतज़ार जो है वो एक ऐसा समय कर रहा है जो कि इनएविटेबल है, जिसे आप जिससे बच करके नहीं जा सकते। और ये इनएविटेबल आवर क्या है, ये इनएविटेबल आवर है डेथ। इसी को कहा गया है इनएविटेबल आवर, जो कि एक ऐसा समय है जो कभी भी किसी को भी छोड़ता नहीं है, किसी को बख्शता नहीं है, ना ही कोई उससे बच पाता है। तो कह रहे हैं कि आपको चाहिए कि समझदारी से काम लें, और ये जो आप गरीबों के इतिहास को सुनते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, ये सब चीज़ें आपको शोभा नहीं देती हैं। द पैस ऑफ ग्लोरी, घमंड के मार्ग लीड, आगे तो जाते हैं बट टू द ग्रेव, लेकिन सीधे कब्र की तरफ। कितना घमंड करिएगा, कितना दिखावा करिएगा, एक समय आएगा, इनएविटेबल आवर आएगा, डेथ आएगी, कि जब आपका सारा घमंड चूर हो जाएगा, और वो सब जिसको आप दिखाते थे, जिस पर आप घमंड करते थे, वो सब दुनिया में ही पड़ा रह जाएगा। एक किस्सा बड़ा मशहूर है उसका, सिकंदर एलेक्जेंडर द ग्रेट का, कि उसने कहा था कि जब मैं मरूं तो मेरे हाथ ताबूत से बाहर निकाल दिए जाएं। पूछा गया क्यों, ताकि लोगों को ये पता चले कि आदमी बहुत सी इच्छाएं लेकर के दुनिया में आता है, बहुत कुछ प्राप्त भी कर लेता है, लेकिन जब वो दुनिया से जाता है तो उसके दोनों हाथ जो है वो खाली होते हैं। ये बात उसने कही थी खुद, और हुआ भी ऐसा ही।
ठीक है, तो बात क्लियर रही होगी। इसमें और जो वर्णन मिलता है आपको, वो वर्णन मिलता है एक कब्रिस्तान का। और वो देखिए कब्रिस्तान में भी एक ख़ास बात है, उनकी माँ को भी वहीं दफन किया गया था, और जो हमारे ये आपके थॉमस ग्रे हैं, इनको भी उसी कब्रिस्तान में दफन किया गया था, जो कि स्टोक पोजिस में है। ठीक है, उसी कब्रिस्तान के ऊपर या वहीं बैठ कर कहते हैं कि थॉमस ग्रे ने इस कविता को लिखा। बाद में उनको वहाँ दफन किया गया, ये नहीं कि पहले दफन कर दिया गया फिर निकले कब्रिस्तान से और फिर वहाँ बैठ करके उन्होंने लिखना शुरू करा, है ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका थोड़ा सा और इंट्रो या समझिए कि समरी है उसकी। इन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, जो एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड है, द स्पीकर मॉर्न्स, जो स्पीकर है वो मॉर्न करता है, दुख व्यक्त करता है, डेथ्स ऑफ ऑल मैन, सभी की मृत्यु पर, पर्टिकुलरली द पुअर, विशेष रूप से जो गरीब हैं। ही यूजेस इमेजेस ऑफ नेचर्स लाइफ साइकिल, वो नेचर के लाइफ साइकिल की इमेजेस को यूज़ करता है, टू डेवलप द थीम ऑफ डेथ, थीम की सॉरी डेथ की थीम को डेवलप करने के लिए, विच ही सेज कम्स फॉर एवरीवन, जो हर किसी को आनी है, राजा हो या रंक, अंत एक सा हो। ये बड़ा बड़ा अच्छा भजन है जो मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है और दिलीप कुमार साहब पर फिल्माया गया है। फिल्म है शायद राम और श्याम। राजा हो या रंक, अंत एक सभी का हो, ऐसे कुछ है। तो वही बात कही कि हर हर किसी को मौत आनी है, राजा हो तो क्या हुआ, फकीर हो तो क्या हुआ। राजा तो समझ ही गए आप। रंक एक वर्ड होता है ये, रंक इसका मतलब होता है बेगर यानी भिखारी। अच्छा, ठीक बात है, चलिए। इन द कंट्री चर्च यार्ड द स्पीकर मेडिटेट्स, स्पीकर ध्यान लगाता है, ऑन नेचर, प्रकृति को गौर से देखता है, दाउल्स उल्लुओं को देखता है, ट्रीज पेड़ों को देखता है, कैटल ही सीज और पशुओं को देखता है। तभी वो कहता है, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली, और द प्लाउ मैन होम वार्ड प्लॉट्स इज वेरी वे, यानी गिरजाघर की घंटियां बजा दी गई हैं, ये इशारा है कि शाम हो चली है। तो जानवर भी उनके साथ, उनके चरवाहे भी, किसान भी अपने घरों की तरफ चल दिए हैं, वियरी वे, थके हुए रास्ते पर। यहाँ पर क्या है, ट्रांसफर एपिथेट है, तीसरी लाइन है ये आपकी इलेजी रिटेनर कंट्री चर्च यार्ड की। ठीक है भाई, तो उन सभी को बैठे देख रहा है, वहाँ ध्यान लगाए हुए। द स्पीकर देन कंसिडर्स डेथ द डेथ्स ऑफ पुअर मैन, तब जो स्पीकर है, कवि ही कहिए, जो पोएट हैं थॉमस ग्रे, वो क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, सोचते विचारते हैं, डेथ्स ऑफ पुअर मैन, गरीबों की मौत को, एंड रिच मैन, और रिच मैन अमीरों की, अलाइक एक तरह से, क्योंकि कफन में ही जाना है, 2 गज ज़मीन ही मिलना है, उसके बाद तो कुछ नहीं है ना। लेमेंटिंग दैट द पुअर डाई बिफोर दे कैन मेक अ मार्क ऑन द वर्ल्ड, उनको ये अफसोस होता है कि मौत तो इनकी एक जैसी है, लेकिन ज़िंदगी अलग अलग है। ज़िंदगी में अमीरों का अलग वर्चस्व होता है और गरीबों को मौका ही नहीं मिलता है कि दे कैन मेक अ मार्क ऑन द वर्ल्ड, की वो दुनिया पर अपनी छाप छोड़ सके। बिल्कुल सही बात है। कब लिखी गई है, और आज भी आप उसको सच जानिए, सच है। द स्पीकर प्रेजेस द मॉडेस्टी ऑफ द ग्रेव्स, और जो पोएट है वो प्रेजेस, प्रशंसा करता है, द मॉडेस्टी ऑफ द ग्रेव्स, इन कब्रों की मॉडेस्टी को, इन दिस चर्चयार्ड, चर्चयार्ड में, जो कौन है आपका स्टोक पोजेस में है। ही देन, वो तब, इमेजिन्स हाउ अ हम्बल ओल्ड फार्मर विल सी हिम आफ्टर हिज डेथ। ही देन, वो तब, इमेजिन्स कल्पना करता है कि हाउ अ हम्बल ओल्ड फार्मर, की कैसे कोई विनम्र सीधा साधा हम्बल हो गया बूढ़ा किसान, विल सी हिम आफ्टर हिज डेथ, विल सी हिम, उसे देखेगा आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद। द स्पीकर ऑफ दिस पोयम, और उस कविता का जो स्पीकर है, जो पोएट है, सीज, वो देखता है, कंट्री चर्च यार्ड एट सनसेट, एक गांव के चर्च यार्ड को, कब्रिस्तान को, एट सनसेट, सूर्य के डूबने के समय, विच इम्पेल्स हिम टू मेडिटेट, जो उसे बाध्य करता है, टू मेडिटेट ध्यान लगाने के लिए, विचार करने के लिए, ऑन द नेचर ऑफ ह्यूमन मॉर्टेलिटी, ह्यूमन मॉर्टेलिटी या हाँ सॉरी ह्यूमन मॉर्टेलिटी के नेचर के बारे में, कि जो इसका नेचर है कैसा है, इमो ओ मॉर्टल है,
ख़त्म हो जाने वाला है, तो जो सनसेट है वो उसको ये बात सोचने पे मजबूर करता है। सनसेट को क्यों यहाँ उसकी इमेज क्यों पेश की गई है, क्योंकि जो सन है वो जब डूबता है ना, तो उसका मतलब है कि उसका भी जैसे अंत आ गया है। इसी तरह से इंसान का सूरज भी एक दिन डूब जाता है, ये मतलब है इनका कहने का। आगे देखते हैं भाई। द पोयम इन्वोक्स द क्लासिकल आइडिया ऑफ मोमेंटो मोरी। ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। द पोयम, ये जो कविता है, इन्वोक्स द क्लासिकल आइडिया को इन्वोक करती है। और वो क्या है? मेमेंटो मोरी। इसका मतलब क्या होता है वो देख लेंगे। ये एक लैटिन फ्रेज है। स्टेट्स पेनली टू ऑल मैनकाइंड, जो सभी मैनकाइंड, ये पूरी मानवता से कह रहा है, रिमेंबर दैट, याद रखना, यू मस्ट डाई, तुम्हें भी मरना है। तो अभी जो बात करी अपन ने कि घमंड नहीं दिखाना चाहिए, अपने आप को कुछ लगाना नहीं चाहिए, अपने आप को कुछ समझना नहीं चाहिए। इसके साथ साथ जब आप दूसरे को तुच्छ समझते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को कुछ लगा रहे हैं। ठीक है, ये भी इसका सेंस है। द पोएम वॉज रिटेन एट द टाइम व्हेन ट्रेंड्स ऑफ ऑगस्टन एज वर लूजिंग ग्राउंड। ऑगस्टन एज भी कह सकते हैं, न्यू क्लासिकल का क्योंकि पार्ट है तो वो भी कह सकते हैं। एंड ट्रेंड्स ऑफ रोमांटिक पीरियड बिगैन टू मेक ग्राउंड, और ऑगस्टन एज ख़त्म हो रही थी और रोमांटिक पीरियड के ट्रेंड जो है वो बस शुरू हो रहा था, अपना ग्राउंड बना रहा था। हैंस इसलिए द पोयम हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स, इस पोयम में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एसोसिएटेड विद बोथ लिटरेरी पीरियड्स, दोनों लिटरेरी पीरियड से जुड़े हुए, यानी दोनों लिटरेरी पीरियड की विशेषताएं आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। द वन हैंड, एक तरफ इट हैज़ द ऑर्डर्ड बैलेंस्ड फ्रेजिंग एंड रेशनल सेंटिमेंट्स, इसमें एक व्यवस्थित, बैलेंस्ड, नियंत्रित फ्रेजिंग एंड रेशनल और तार्किक सेंटिमेंट देखने को मिलेंगे ऑफ न्यू क्लासिकल पोइट्री के। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे, इट टेंड्स टुवर्ड द इमोशनलिज्म, वो इमोशनलिज्म की तरफ जाती हुई दिखाई देती है, एंड इंडिविजुअलिज्म की तरफ जाती दिखाई देती है, जो कि रोमांटिक पोएट्स की विशेषता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपका, ये पूरा यहाँ से लेकर के ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्वेश्चन आंसर्स के लिए। बहुत अच्छे से इसको अलग नोट कर लीजिए, कई बार पढ़ जाइए इसको। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, इट आइडियलाइजेज एंड एलिवेट्स द कॉमन मैन। ये आइडियलाइज करती है, आदर्श मानती है या आदर्श बनाती है, एंड एलिवेट्स, और ऊपर लेकर के जाती है द कॉमन मैन, साधारण व्यक्ति को। ठीक है, पूरा निचोड़ है आपकी इस पोएम के होने का और क्यों लिखी गई और उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक। तो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक ये है कि एक ब्रिज बनाती है न्यू क्लासिकल एज और रोमांटिक एज के बीच में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। द पोएम इज रिटेन इन हीरोइक क्वाट्रेंस, हीरोइक क्वाट्रेंस में लिखा गया है इसको। अ क्वाट्रेन इज अ 4 लाइन स्टेंजा, ठीक है, पता ही है अपन को। हीरोइक क्वाट्रेंस राइम इन एन ए बी पैटर्न। क्या पैटर्न है राइम पैटर्न इसका? ए बी, ये ध्यान रखेंगे अपन। एंड आर रिटेन इन आइम्बिक पेंटामीटर, और इनको आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। इन लिव्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स सैमुअल जॉनसन प्रेज्ड द पोएम, इस पोएम को बहुत प्रेज करते हैं। फॉर इट्स यूनिवर्सल अपील, इसकी यूनिवर्सल अपील के लिए। इट्स ओरिजिनलिटी, और इसकी ओरिजिनलिटी के लिए भी। सब कुछ वो जो भी लिखा है सब बिल्कुल ओरिजिनल सच है। द चर्च यार्ड अबाउंड्स विथ इमेजेस, भरा हुआ है इमेजेस से। विच फाइंड अ मिरर इन एवरी माइंड, जिसका मिरर जो हर माइंड में आपको दिखाई देगा। एंड विथ सेंटिमेंट्स टू विच एवरी बॉसम रिटर्न्स एन इको आर टू मी ओरिजिनल। एंड विथ सेंटिमेंट्स, और सेंटिमेंट्स के साथ भी भरा हुआ है। टू विच एवरी बॉसम, जिससे हर एक फूल, रिटर्न साइन इको आर टू मी ओरिजिनल, यानी ये सब कुछ जो है मेरी तरफ जब आते हैं तो मुझे सब कुछ सच सच दिखाई देता है बिल्कुल। हैड ग्रे रिटन ऑफन दस, इट हैड बीन वेन टू ब्लेम एंड यूजलेस टू प्रेज हिम। करें कि हैड ग्रे रिटन ऑफन दस, करें कि अगर शायद इसको ग्रे ने ना लिखा होता, इसका सेंस ये हो सकता है, इट हैड बीन वेन टू ब्लेम एंड यूजलेस टू प्रेज हिम, तो उनको ब्लेम करना या उनको यूजलेस कहना, दोनों जो है बेकार ही रहता। यानी जैसे कि आपको शुरुआत में बताया गया था कि अगर थॉमस ग्रे कुछ ना लिखते ना, सिर्फ वो आप एलेजी रिटेनर कंट्री चर्च यार्ड ही उनके हिस्से में होती ना, महंतम पोएट्स में उनको रखा ही जाता।
इतनी ज़बरदस्त ये एलेजी है इनकी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आ गए हैं अपन। राइट अ नोट, एक नोट लिख के बता दीजिए ऑन थॉमस ग्रे, थॉमस ग्रे पर, और उसमें दिखाइए कि वो एक एलेजियक पोएट थे। चलिए देखते हैं। थॉमस ग्रे इज रिगार्डेड, थॉमस ग्रे को माना जाता है एज द क्विंटेसेंशियल एलेजियक पोएट, एक क्विंटेसेंशियल एलेजियक पोएट, एलेजी लिखने वाली कवि के तौर पर, ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के। सेलिब्रेटेड स्पेशली फॉर हिज मास्टरपीस, और स्पेशली जो सेलिब्रेशन है इनके एलेजियक पोएट मानने का या माने जाने का, वो सिर्फ इनका मास्टरपीस है, एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। हिज पोइट्री एम्बॉडीज द एलेजियक स्पिरिट, उनकी जो पोइट्री है वो एम्बॉडी करती है एलेजियक स्पिरिट को, बाय मेडिटेटिंग ऑन डेथ, डेथ पर मेडिटेट करके, ऑब्सक्योरिटी विचित्रता पर, एंड द यूनिवर्सल फेट ऑफ मैनकाइंड, और मानवता की यूनिवर्सल भाग या फेट पर। अनलाइक अर्लियर न्यू क्लासिकल पोएट्स, करेंगे जो दूसरे आपके न्यू क्लासिकल पोएट्स थे, हु फोकस्ड ऑन सटायर और ग्रैंडियोर, जो सटायर पर ग्रैंडियोर पर क्या करते थे, फोकस करते थे। ग्रेट टर्न्ड अटेंशन टू द हम्बल विलेजर्स, तब इन्होंने हम्बल विलेजर्स की तरफ लोगों का ध्यान खींचा। ग्रांटिंग डिग्निटी, उनको डिग्निटी दी, एंड वैल्यू टू दियर अनरिकॉर्डेड लिप्स, और उनकी अनरिकॉर्डेड लिप्स को महत्व व वैल्यू भी दी। द एलेजी स्ट्रेसेस, ये एलेजी स्ट्रेस करती है द डेथ इज़ द ग्रेट इक्वलाइजर, जो डेथ है ना एक महान इक्वलाइजर है। इक्वलाइजर क्या मतलब है, सबको बराबर कर देती है, चाहे कोई वो ऑडी में चलने वाला हो, चाहे वो लेम्बरगिनी में चलने वाला हो, और चाहे वो बैलगाड़ी में चलने वाला हो, है ना, सब जाएंगे गड्ढे में। बने रहो दुनिया में, क्या बनना है तुम्हें, क्या लगाना है तुम्हें लगाओ, अपने आप को नेता लगा लो, नवाब लगा लो, राजा महाराजा लगाते रहे, वो तो बेचारे निपट गए। 100 साल, 50 साल जिन्होंने शासन किया दुनिया पर। एलेक्जेंडर जैसा महान व्यक्ति, जिसका एग्जाम्पल आपको दिया कि उसने कहा था कि मेरे हाथियों को लटका देना बाहर, कि लोग देखेंगे मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, उनको भी समझ आए कि बहुत ज़्यादा लालच, लोगों के साथ हिंसा करना, ये सब यूजलेस है। इरेजिंग डिस्टिंक्शंस बिटवीन रिच एंड पुअर, और ये डेथ वही है जो डिस्टिंक्शन, सारे अंतरों को ख़त्म कर देती है अमीर और गरीब के बीच में। बहुत ज़बरदस्त लिखा है भाई। आगे देखिए। ग्रेज स्टाइल इज़ मार्क बाय प्रोफाउंड मेलैंकली, जो ग्रे की स्टाइल है ना वो प्रोफाउंड मेलैंकली से मार्क है, यानी उसकी मेन निशानी ही यही है कि उसमें प्रोफाउंड, एकदम घनी सी मेलैंकली दिखाई देती है, आपको गम दिखाई देता है, दुख दिखाई देता है। रिफ्लेक्टिव टोन, और रिफ्लेक्टिव टोन भी, एंड लिरिकल सिंपलिसिटी, और लिरिकल सिंपलिसिटी भी एक मार्क है उनका। विच लैंड हिज वर्क टाइमलेस अपील, जो उनके वर्क को एक टाइमलेस अपील बना देता है, यानी जैसे कहा कि बताया गया था आपसे कि जब तक दुनिया रहने वाली है ना, ग्रे की इस एलेजी को लोग पढ़ेंगे भी, इसको प्रेज भी करेंगे। थ्रो इमेजरी ऑफ क्वाइट चर्चयार्ड्स, शांत चर्चयार्ड की इमेजरी के द्वारा, फेडिंग डे लाइट की इमेजरी के द्वारा, रूरल स्टिलनेस की इमेजरी के द्वारा, रूरल देहाती स्टिलनेस, खामोशी। ही क्रिएट्स अ मूड ऑफ ट्रांजियंस एंड कंटेम्पलेशन, उन्होंने एक क्षणिक और कंटेम्पलेशन की के मूड को जो है हमारे सामने प्रकट किया है। क्षणिक मतलब क्या है कि बस इंसान क्या है, पलक झपकाओ, अभी ज़िंदगी आई थी, अभी मौत आ जाएगी। हिज फोकस ऑन इमोशन, उनका जो फोकस है इमोशन पर, नेचर पर, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंटिसिपेट्स रोमांटिसिज्म, और इंडिविजुअल पर, ये सारे जो एक्सपीरियंस अनुभव है ना, ये रोमांटिसिज्म को एंटिसिपेट करते हैं, यानी उनके लिए राह हमवार करते हैं, उनके लिए रास्ता खोलते हैं। मेकिंग हिम अ ब्रिज, और इन्हें बनाती है एक ब्रिज बिटवीन द ऑगस्टन एज एंड द रोमांटिक मूवमेंट, ऑगस्टन एज और रोमांटिक मूवमेंट के बीच का एक पुल बनाती है, किन्हें, आपके थॉमस ग्रे को, या उनकी इस एलेजी को जिसकी अपन बात की है अभी। द एलेजी इज़ नॉट जस्ट अ लेमेंट, ये जो एलेजी है ना सिर्फ एक लेमेंट नहीं है फॉर द डेड, किसी मरे हुए के लिए, बल्कि वेरी यूनिवर्सल मेडिटेशन, एक ब्रह्मांडीय मेडिटेशन, ध्यान है, सच है, ऑन मॉर्टेलिटी, हमारी नश्वरता पर।
लॉस्ट पोटेंशियल, ख़त्म हो जाने पर, एंड द लॉन्गिंग फॉर रिमेम्बरेंस, और याद रहने की इच्छा पर। बाई इमोर्टलाइजिंग ऑर्डिनरी लाइफ, ऑर्डिनरी लाइफ को इमोर्टलाइज करके, उसे अमर बना करके, एलिवेटिंग कॉमन एक्सपीरियंस, और कॉमन एक्सपीरियंस को एलिवेट करके क्या किया ग्रे ने, गेव द एलेजियक फॉर्म, एलेजियक फॉर्म को इन्होंने प्रदान किया न्यू मोरल, एक नया नैतिक, एंड फिलोसफिकल डेप्थ, एक नई नैतिक और एक फिलोसफिकल गहराई, डेप्थ। इंश्योरिंग हिज लास्टिंग लेगेसी, उनकी इस लास्टिंग लेगेसी को इसी ने इंश्योर किया है एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एलेजियक पोएट्स इन इंग्लिश लिटरेचर, और उन्हें जो है इंग्लिश लिटरेचर के महानतम एलेजी पोएट्स में से एक बनाया है। किसने बनाया है? उनकी इस मोरल और फिलोसफिकल गहराई ने भी बनाया है, और ऑर्डिनरी लाइफ को इमोर्टलाइज, अमर बनाने ने भी बनाया है, और कॉमन एक्सपीरियंस को एलिवेट करने ने भी, कि उन्होंने जो लिखा उसमें इंडिविजुअल भी है और साथ में एक यूनिवर्सल अपील भी है, यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, जो कि दुख से भरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। और भी है क्या? 6 भी है। तो मतलब है कि अपन 2 भी डिस्कस कर ले हैं ना। अगले वाले सेशन में अपन जो है 4 तक फिर एक साथ कर लेंगे। In what ways does Thomas Gray's elegy written in a country churchyard anticipates, करेंगे किस प्रकार से थॉमस ग्रे की एलेजी जो है वो एंटिसिपेट द थीम्स एंड सेंसिबिलिटीज ऑफ रोमांटिक एज, किस तरह से रोमांटिक एज की थीम को और सेंसिबिलिटीज को एंटिसिपेट करती है, एंड हाउ डज इट इस्टेब्लिश हिम, और कैसे ये जो एलेजी है उन्हें इस्टेब्लिश करती है अ प्रीकर्सर टू रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म का एक प्रीकर्सर, यानी ठीक उससे पहले का एक व्यक्तित्व। राइट अ नोट ऑन द ब्लेंड ऑफ क्लासिसिज्म एंड रोमांटिसिज्म इन ग्रेज एलेजी, ये अपन ने बात की है। थॉमस ग्रे एज अ प्रिकर्सर ऑफ रोमांटिक एज, इसमें भी वही आंसर देंगे। 4th टाइप क्वेश्चन जो आपको मिल सकता है, थॉमस ग्रे एज अ ट्रांजिशन पोएट, हिज पोएट्री शोज अ शिफ्ट फ्रॉम न्यू क्लासिकल एज टू रोमांटिक एज। दिखाइए ये कि कैसे जो है उनकी पोएट्री जो है न्यू क्लासिकल से रोमांटिक एज के शिफ्ट को दिखाती है। चलिए आंसर पे आएंगे। थॉमस ग्रे इज अ पाइवोटल फिगर हु ब्रिजेस द न्यू क्लासिकल एंड रोमांटिक इराज, करेंगे एक ऐसा पाइवोटल फिगर है ये, ऐसा महान व्यक्तित्व है ये, एक ऐसा अद्वितीय फिगर है ये कि जिसने न्यू क्लासिकल और रोमांटिक इरा के बीच में एक पुल का काम किया है, मेकिंग हिम अ सिग्निफिकेंट प्रिकर्सर टू रोमांटिसिज्म, और ये बात उनको जो है रोमांटिसिज्म का प्रिकर्सर बनाती है, वाइल जबकि हिज फॉर्म, उनका जो फॉर्म है ना, रिमेन पॉलिश्ड एंड ऑगस्टन, पॉलिश्ड रहता है और ऑगस्टन भी रहता है। हिज थीम्स एंड सेंसिबिलिटीज़, उनकी जो थीम है या उनकी जो सेंसिबिलिटी है, वर इनोवेटिव, वो इनोवेटिव है, नई चीज़ों को खोजने वाली, एंटिसिपेटिंग है, मेनी रोमांटिक कंसर्न्स, बहुत सारे रोमांटिक कंसर्न्स के साथ में। देखते हैं किसके किसके साथ। His masterpiece, Elegy written in a country churchyard, shifts attention from the great heroes to humble villagers। उनकी जो पोएम है ना, महान हीरोज से लोगों का, राइटर्स का, ऑथर्स का ध्यान जो है लेके आती है हम्बल विलेजर्स की तरफ। सेलिब्रेटिंग ऑर्डिनरी लाइफ, और वो सेलिब्रेट करती है ऑर्डिनरी लाइफ को, एंड अनरियलाइज्ड पोटेंशियल, और ऐसे पोटेंशियल को जो कभी रियलाइज ही नहीं किया गया, यानी जिसको कभी महत्व ही नहीं दिया गया। जिसे कहा ना कि बहुत सारे मिल्टन मिल जाएंगे आपको गांव में अगर खोजे जाएं, तो मतलब एक महान व्यक्ति गांव में भी हो सकता है, गांव के लोग भी महान हो सकते हैं, उनको मौका दिया जाए, उनके लिए ऐसी कंडीशन, ऐसी स्थिति तैयार की जाए। दिस डेमोक्रेटिक इम्पल्स, ये जो डेमोक्रेटिक इम्पल्स है ना, लेटर फाउंड फुल एक्सप्रेशन, इसे फुल एक्सप्रेशन मिला इन वर्ड्सवर्थ पोइट्री, वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में। बिल्कुल सही बात है। द एलेजी इज ऑल्सो सेचुरेटेड विथ, और ये जो एलेजी है ना, सेचुरेटेड, भरी हुई है विथ मेलानकेलिक सेंसिटिविटी, मेलानकेलिक सेंसिटिविटी से, टुवार्ड मॉरलिटी, मॉरलिटी के प्रति, एन एप्रिसिएशन फॉर सबलाइम, और सबलाइम प्रत्येक प्रशंसा से भी, पावर ऑफ नेचर, और पावर ऑफ नेचर को भी आप देख सकते हैं इन इट्स ट्विलाइट एटमॉस्फेयर, इसके ट्विलाइट एटमॉस्फेयर में, एंड रूरल इमेजरी, और रूरल इमेजरी में भी।
सच एम्फेसिस ऑन इमोशन, भावनाओं पर ऐसा एम्फेसिस और इंट्रोस्पेक्शन एंड द नेचुरल वर्ल्ड, और ये जो प्राकृतिक संसार है ना, मार्कड, ये मार्क करता है, चिन्हित करता है क्लियर डिपार्चर, एक बिल्कुल खुले डिपार्चर को फ्रॉम न्यू क्लासिकल आइडियल्स ऑफ रीजन एंड ऑर्डर, न्यू क्लासिकल आइडियल्स से जो कि रीजन है और ऑर्डर है। ठीक है, ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिए, बहुत काम आने वाली चीज़ है आपके किसमें आंसर राइटिंग में, कि क्या क्या चीज़ें हैं कि उन्होंने जो है एम्फेसाइज किया इमोशन पर, इंट्रोस्पेक्शन पर भी एम्फेसिस किया, नेचुरल वर्ल्ड पर, और यही चीज़ें मार्क करती हैं क्लियर डिपार्चर को न्यू क्लासिज्म से रोमांटिसिज्म की तरफ। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। बियॉन्ड इलेजी, इलेजी को तो करे बात ही मत करिए। ग्रेज इंटरेस्ट इन मेडिएवलिज्म, ग्रे का जो इंटरेस्ट है ना मेडिएवलिज्म पर एंड सेल्टिक मैथोलॉजी में, इन वर्क्स लाइक, जैसे कि इनके जो वर्क हैं द बार्ड है, रोट ब्रोक अवे फ्रॉम क्लासिकल मॉडल्स, इसने सब क्लासिकल मॉडल्स को ब्रोक अवे कर दिया। इंस्पायरिंग द रोमांटिक्स, इसने रोमांटिक्स को इंस्पायर किया या उनकी फैसिनेशन को इंस्पायर किया विद द पास्ट, कि वो भी पास्ट में जाएं, ढूंढें, खोजें, उनको लिखें, लेजेंड, लेजेंड को पढ़ें, देखें, एंड द एग्जॉटिक, और जो ऐसा है कि जो उनको लगता है कि अनजान है, विदेशी है। दस इस प्रकार से थ्रू हिज इमोशनल डेप्थ, अपनी गहरी भावनाओं के जरिए या भावनाओं की गहराई के जरिए, फोकस ऑन द कॉमन मैन, फोकस करते हुए कॉमन मैन पर, लव फॉर नेचर, और प्रकृति के प्रति उनका प्यार, एंड अट्रैक्शन टू द सबलाइम, और सबलिमिटी की तरफ उनका अट्रैक्शन, आकर्षण। ग्रे लेड द फाउंडेशन, ग्रे ने फाउंडेशन रखी फॉर रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म की। ही इज़ राइटली रिमेंबर्ड, उन्हें बिल्कुल सही तौर पर याद किया जाता है एज अ पोएट, एक ऐसे पोएट के तौर पर, ब्रिज्ड, जिसने पुल का काम किया है टू लिटरेरी एजेस, दो लिटरेरी एजेस के बीच में, एज अ फोर रनर ऑफ रोमांटिक स्पिरिट। ठीक है, और उन्हें एज अ फोर रनर ऑफ रोमांटिक स्पिरिट के फोर रनर के तौर पर भी जाना जाता है, या आप ये कह सकते हैं कि जो शुरुआती लोग थे जिन्होंने रोमांटिक्स के लिए जगह बनाई, रास्ता बनाया, उनमें सबसे टॉप पर जो है हमारे थॉमस ग्रे थे। ठीक है भाई, तो ये हमारे देखिए जो क्वेश्चन हो गए, जिसमें हमने दिखाया कि कैसे नियो क्लासिकल से एज टू रोमांटिसिज्म तक ले गए ग्रे, या उनकी पोइट्री कैसे एलेजी लेके गई वो दिखा दिया, और पहले में अपन ने बता दिया था कि थॉमस ग्रे एक एलेजियक पोएट हैं और उनमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। एक अपना ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से अपन कल डिस्कस करेंगे, और दूसरे टॉपिक्स को अगर आप खोज रहे हैं तो आप हमारे चैनल को विजिट करिए, फॉर्चुनेटो क्लासेस को, फॉर्चुनेटो इंग्लिश क्लासेस को, और वहाँ पर सारी प्लेलिस्ट टॉपिक वाइज सिस्टमेटिक ढंग से मौजूद है। जाइए, उनको देखिए, और अपने एलटी ग्रेड एग्ज़ाम को अपनी मुट्ठी में कर लीजिए, अपनी तैयारी को बूस्ट कर लीजिए। ठीक है, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, लोगों के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब भी करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।